गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार साहू है और मैं गेस्ट फैकल्टी हूँ समाजशास्त्र एवं समाज कार्य अध्ययनशाला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करूँगा कि समाजीकरण क्या होता है, उसके डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग विशेषताओं पे बात करेंगे तथा हम समाजीकरण के सोपान के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि समाजीकरण के अभिकरण कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति का समाजीकरण होता है और उसके आचरण उसके हिसाब से निर्धारित किए जाते हैं, और साथ ही जो समाजीकरण के अभिकरण हैं वह व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं तथा उनमें सुधार करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं समाजीकरण पे। अगर मैं बोलूं एक वाक्य में, अगर मैं कहने का प्रयत्न करूं कि समाजीकरण क्या होता है, तो समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। जैसे कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है और किसी पशु का बच्चा जन्म लेता है तो दोनों लगभग एक समान ही होते हैं। उनकी शारीरिक बनावट में अंतर होता है क्योंकि प्रत्येक शिशु जन्म के समय एक हाड़ मांस का पुतला ही होता है, एक संगठित शारीरिक ढांचा मात्र होता है। वह ना तो अपने बारे में जानता है और न ही समाज के बारे में। घर में, समाज में उसे किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए वह सब उसे घर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, परिचितों के माध्यम से आचरण कैसे करना है उसको बताया जाता है, उसको सिखाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज में वह अपनी भूमिका निभाने लायक बनता है। सीखने की यह प्रक्रिया ही समाज विज्ञान या मनोविज्ञान में समाजीकरण कहलाती है। ये तो हो गया समाजीकरण। अगर मैं संक्षेप में कहूं, जिस प्रक्रिया के द्वारा एक जैविकी प्राणी या प्राणी शास्त्रीय जीव सामाजिक जीव के रूप में परिवर्तित होता है उसे ही हम समाजीकरण कहते हैं। ठीक, तो ये हम लोग अर्थ को समझ पाए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं समाजशास्त्री जॉनसन के अनुसार समाजीकरण की परिभाषा। तो समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीख की प्रक्रिया है, अर्थात सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं को निभाने के योग्य बनाया जाता है। समाज के माध्यम से समाज में मान्य आचरण व्यवहारों को व्यक्ति को सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि समाज में हम जो कुछ भी सीखते हैं वह सभी समाजीकरण नहीं होता। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति समाज के विध्वंस के बारे में सीख रहा है तो हम उसे समाजीकरण नहीं कहेंगे, जबकि सीखने की उस प्रक्रिया को हम लोग समाजीकरण कहते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज में अपनी भागीदारी को निश्चित करता है तथा अपनी भूमिकाओं को निभाता है। जो भी नकारात्मक चीजें व्यक्ति समाज में सीखता है उसको हम लोग समाजीकरण नहीं कहेंगे, क्योंकि सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं कुछ व्यक्ति समाज में मान्य व्यवहारों तथा उनकी मान्यताओं के विपरीत कार्य करते हैं, उसको समाज में असामाजिक तत्व या असामाजिक व्यक्ति कह दिया जाता है। तो हम लोग सामाजिक किसे बोलेंगे? जो व्यक्ति समाज में मान्य व्यवहारों के अनुरूप कार्य करता है या आचरण करता है उसे ही हम सामाजिक व्यक्ति कहते हैं। ठीक, तो ये हम लोग देख लिए परिभाषा बहुत ही सरल शब्दों में। अब हम लोग आगे देखते हैं समाजीकरण की विशेषताएं कि समाजीकरण की विशेषताएं क्या हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पे देखेंगे समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलती है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति सीखता है। दूसरी विशेषता है यह समाज में ही संभव है। इसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को तैरना सीखना है तो वह केवल पानी में जाकर ही तैरना सीख सकता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति का समाजीकरण समाज में ही संभव हो सकता है कि समाज के अनुसार व्यवहार कैसे करना है वह समाज में रहकर ही सीख सकता है। तीसरा है स्व का विकास या आत्म का विकास। व्यक्ति अपने निजी या व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा तथा समाज में देखकर अपने स्व का, आत्म का, अपने विचारों का विकास करता है। चौथा है मानव की मूल प्रवृत्ति का विकास, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है और उसको मानवीय गुणों को सीखना पड़ता है जो समाज में रहकर वह देखकर या अनुभव करके मानवीय गुण उसके अंदर विकसित होते हैं। और पांचवा है जिसके बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जैविकी जीव या प्राणी शास्त्रीय जीव से सामाजिक जीव बनने की जो प्रक्रिया है वह समाजीकरण है।
ठीक है। और नेक्स्ट है सामाजिकरण के माध्यम से ही सांस्कृतिक विशेषताओं का हस्तांतरण भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। तो ये हो गई इसकी विशेषताएं। अब हम लोग देखते हैं कि सामाजिकरण के सोपान या स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, कि किस स्तर में, किस उम्र में व्यक्ति क्या चीजें सीखता है और उसमें क्या परिवर्तन आते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं, यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि व्यक्ति को सामाजिक बनाने की प्रक्रिया जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अर्थात मृत्यु तक चलते रहती है। और फ्रायड और जॉनसन ने इसके अलग अलग स्तर बताए हैं। ठीक, तो फ्रायड ने इसके 7 स्तर बताए हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और जॉनसन ने इसके केवल 4 स्तरों के बारे में उल्लेख किया है। तो मुख्य रूप में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे विस्तृत रूप में इन चारों अवस्थाओं के बारे में। और जो 3 अवस्थाएं हैं, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था, इसको हम लोग संक्षिप्त में देखेंगे। इसका कारण आपको आगे स्पष्ट होगा। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं मौखिक अवस्था क्या होती है। मौखिक अवस्था, जिसको ओरल स्टेज भी कहा जाता है, यह व्यक्ति के या बच्चे के जन्म से लेकर 1 से 1.5 वर्ष तक होता है। जिस समय व्यक्ति जन्म लेता है उस समय उसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता। उसे अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। वह पृथ्वी पर अपने आप को स्थापित करने के लिए अनुकूलन करने का प्रयत्न करता है। ठीक, और अपनी सभी आवश्यकताओं को, अपनी सभी संवेदनाओं को वह अपने मुख के माध्यम से ही स्पष्ट करता है। जैसे कि अगर उसे भूख लगी है, प्यास लगी है, तो वह रोकर या चिल्लाकर अपने मनोभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे, और साथ ही साथ जो माँ की जो गोद होती है वह बच्चे को बहुत ही अच्छी लगती है। यह इस अवस्था की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इस अवस्था में वह प्राथमिक परिचय प्राप्त करता है। आप देखते होंगे कोई बच्चा अगर रोते रहता है और जब वह अपनी माँ की गोद में जाता है तो वो तुरंत चुप हो जाता है या शांत हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि वह माँ के स्पर्श को पहचानता है। ठीक है, और इस अवस्था को मौखिक अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकांश चीजें वह बोलकर नहीं करता, केवल रोकर और या अपने मनोभावों को चेहरे के माध्यम से प्रदर्शित करता है। इसलिए हम लोग इस अवस्था को मौखिक अवस्था कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं दूसरी अवस्था, शैशव अवस्था, या इसको शिशु अवस्था या शौच की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में इसकी अवधि होती है 1 से 3 या 4 वर्ष तक, मतलब प्रथम वर्ष से लेकर 3-4 वर्ष तक यह अवधि होती है। इस अवस्था में बच्चा जो है वो चलने फिरने की कोशिश करता है, उसको सिखाया जाता है, परिवार के अन्य सदस्यों से उसका संपर्क होता है और वह सामाजिक संबंधों को जानने लगता है कि उसकी माता कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, और अन्य रिश्तेदारों से भी उसका परिचय कराया जाता है। साथ ही साथ उसे सीमित मात्रा में गुस्सा, प्यार, विरोध, स्नेह इत्यादि के बारे में भी वह परिचित होता है। साथ ही साथ सही गलत व्यवहार में सीमित मात्रा में वह अंतर करना सीख जाता है। क्योंकि आप देखते होंगे जब बच्चा छोटा रहता है, कोई गलती करता है तो उसे दंड के लिए भी, मतलब उसको बोला जाता है कि आपको दंड मिलेगा अगर आप कुछ गलत कार्य करते हैं तब। इस प्रकार वह उसे सीमित मात्रा में सही गलत का यहाँ पर ज्ञान हो जाता है और वह अपने रिश्तों को समझने लगता है, कि पहचानने लगता है, कि कौन क्या है, यह वह समझ जाता है। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था है तादात्म्यकरण की अवस्था, या इसी अवस्था को ऑडिबल स्टेज या आइडेंटिफिकेशन स्टेज भी कहा जाता है। इसके पूर्व की अवस्था में बच्चे को लड़के लड़की में स्पष्ट भेद नहीं होता और इस अवस्था में यह यौन भेद को जानने का प्रयास करता है, लेकिन और साथ ही साथ उसके प्रति सहज रूप से आकर्षित भी होता है। और इस स्तर पर वह यौन भेद को जानने का मुख्य रूप से प्रयास करता है। साथ ही साथ वह अर्थात जो पुत्री है वह अपने पिता के प्रति आकर्षित होती है
और अपनी माता से कुछ रूप में वह द्वेष की भावना उसके अंदर रहती है। और जो पुत्र होता है वह अपनी माता के प्रति आकर्षित होता है तथा अपने पिता से वह कुछ मात्रा में द्वेष की भावना उसके अंदर रहती है। अगर हम पूर्ण रूप से इस अवस्था को समझने का प्रयास करेंगे तो जो बच्चा होता है वह यौन भेद अर्थात लड़के लड़कियों में जो भेद होता है उसको जानने का इस अवस्था में प्रयास करता है। और अगली अवस्था है किशोरावस्था। इस अवस्था को समाजशास्त्रियों ने संक्रांति काल भी कहा जाता है। यह अवस्था यौवन के पहले चरण के रूप में माना जाता है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वह अपने माता पिता के नियंत्रण से मुक्त होने का प्रयास करता है तथा इस अवस्था में उसको बुरी आदतें लगने का भी भय होता है। उसमें शारीरिक जो परिवर्तन है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। इस अवस्था को संक्रांति काल कहने का मुख्य रूप से कारण यह है कि इस अवस्था में सामाजिक और मानसिक रूप से जो बच्चा होता है सबसे अधिक तनावपूर्ण स्थिति में होता है और बच्चे से यह आशा भी की जाती है कि वह अपने बारे में महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वह स्वयं ले सके। इस स्तर के अंतिम चरण में व्यक्ति को नैतिकता के भी दर्शन होने लगते हैं, अर्थात वह सही और गलत को समझने लग जाता है। ठीक, तो ये हो गई चौथी अवस्था जिसमें वह सही गलत तथा नैतिकता के बारे में समझने का प्रयत्न करता है और वो मतलब काफी मात्रा में समझता है। तो ये मुख्य 4 अवस्थाओं को हमने समझा है विस्तृत रूप में, लेकिन यहाँ पर जो समाजीकरण है वह रुकती नहीं है, यह आगे चलती रहती है क्योंकि यह जीवन पर्यंत होती है। लेकिन इस अवस्था के बाद जो समाजीकरण है उतनी कठिन नहीं रह जाती। इसके पीछे कारण ये है कि जो वयस्क व्यक्ति होता है या कोई भी व्यक्ति होता है कोई भी किसी भी कार्य को कोई न कोई उद्देश्य के कारण ही करता है और किशोरावस्था में ही एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो चुका होता है और उसी के अनुसार आगे भी वह अन्य कार्यों को करता है। ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण ये है व्यक्ति किशोरावस्था के बाद नई भूमिकाओं को पूरी करता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किशोरावस्था में ही जो पूरी की गई होती हैं भूमिकाएं उसी के अनुरूप या उसके समान ही होती हैं, तो उसे भूमिकाओं को निभाने में उतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। और तीसरा कारण यह है कि व्यक्ति के अंदर भाषा की परिपक्वता आ जाती है। वह अपने अनुभवों के कारण वह समाज की जो आवश्यकताएं हैं प्रत्याशाएं हैं उसको जल्द ही समझ लेता है और उनके अनुरूप वह व्यवहार करता है। और ये 4 अवस्था के बाद पुनः उसका समाजीकरण होता है, लेकिन यह सरल रूप में और आसानी से उस चीज को सीख लेता है। तो अगली अवस्था है युवावस्था। इस अवस्था में कोई भी जो व्यक्ति है सामान्य रूप से किसी नौकरी में जाता है या कोई व्यापार करता है तथा उसका विवाह होता है, अर्थात इस अवस्था में उसे विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां मिलती हैं। पति या पत्नी के रूप में उसकी जिम्मेदारी होती है, दामाद के रूप में या बहू के रूप में उसको अपनी भूमिका निभानी पड़ती है और अगर वह नौकरी में है तो उसको अपने कलीग से अपने सीनियर से किस प्रकार व्यवहार करना है वह सीखता है तथा अगर व्यक्ति व्यापार में है तो कस्टमर से या ग्राहक से किस प्रकार से डील करना है या व्यवहार करना है इस अवस्था में वह सीखता है। तो इस अवस्था में यह उसके लिए आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था में वह अधिकांश चीजों को समझ चुका होता है और उसके व्यक्तित्व का बहुत हद तक विकास हो जाया रहता है। ठीक है, अब देखते हैं 6वीं अवस्था। अब युवावस्था में उसका विवाह हुआ तो प्रौढ़ावस्था में उसके बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी होती है, उन नौकरी में उसको प्रमोशन जैसे मिलता है तो उसके अनुरूप वह व्यवहार करता है। वो माता पिता बन चुके हैं तो बच्चों की पूर्ण जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है और अगर पद में प्रमोशन होता है या उनके बिजनेस में बढ़ोतरी होती है तो उनके अनुरूप समाज में भी उनके स्थिति और भूमिका में परिवर्तन होता है, तो उसके हिसाब से वो अपना व्यवहार करते हैं इस अवस्था में। 7वीं अवस्था है वृद्धावस्था।
वृद्धावस्था में सामान्य रूप से कोई भी जो व्यक्ति है, रिटायरमेंट का उसका उम्र रहता है, वह अपने बच्चों के ऊपर निर्भर रहता है। उनके बच्चों का विवाह हो जा रहता है, तो अर्थात उनके पोता पोती आ जा रहते हैं, तो वह उनकी देखभाल में लग जाते हैं। अधिकतर उनका समय जो है वह घर में ही व्यतीत होता है और उनके अनुरूप वे आचरण करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो जन्म से लेकर वृद्धावस्था के पश्चात अर्थात मृत्यु तक यह समाजीकरण का जो कार्य है वह चलते रहता है। अब आगे हम लोग देखते हैं समाजीकरण के अभिकरण या एजेंसी कि समाजीकरण के ऐसे अभिकरण या ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो व्यक्ति को समाजीकरण करती हैं या समाज के मान्य व्यवहारों और मान्यताओं को सिखाती हैं। तो इस क्रम में सबसे पहली अभिकरण है परिवार, और परिवार एक संस्था है। यह समाजीकरण करने वाली प्राथमिक व स्थायी संस्था है। बच्चे प्रारंभ में अपने माता पिता, भाई बहन, अन्य सदस्यों के व्यवहारों से प्रभावित होता है तथा प्रेम, स्नेह, त्याग, सहायता के गुण वह अपने परिवार से ही सीखता है। समान रूप से जो पुत्र होता है वह अपने पिता के समान बनने की कोशिश करता है तथा जो पुत्री होती है वह अपनी माता के समान बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बचपन में अपने माता पिता को ही एक आदर्श के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर परिवार में जो माहौल है वह नकारात्मक है, अर्थात समाजीकरण का विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है, जैसे कि परिवार विघटित है, माता पिता में तनावपूर्ण संबंध हैं, भाई बहन अपराधी हैं, तो इस पर बच्चे का विपरीत प्रभाव पड़ता है और वह अपराध की ओर भी उन्मुख हो सकता है। इस प्रकार समाजीकरण में परिवार की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि परिवार के माध्यम से ही जो बचपन में उसको सिखाया जाता है वही वह आगे चलकर कार्य करता है और अपने आचरण को निर्धारित करता है। अगला जो अभिकरण है वह है क्रीड़ा समूह या मित्र मंडली। बच्चा जो है परिवार से या घर से निकलने के बाद वह खेलने लायक होता है तो दोस्तों की तलाश करता है और पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलता है। तो जब खेलता है तो उसके अंदर टीम भावना आती है, प्रतियोगिता का गुण उसमें आता है। अगर किसी टीम का या किसी ग्रुप का उसे कप्तान बना दिया जाए तो उसके अंदर नेतृत्व के गुण भी आते हैं। इस प्रकार एक लड़ाई झगड़े से भी वह बच्चा जो है वो सीखता है। और वर्तमान परिदृश्य में हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो, अपने हम उम्र दोस्तों से या मित्रों से मार्गदर्शन या निर्देश लेना ज़्यादा पसंद करते हैं या उन पर निर्भर करते हैं। अधिकांश देखा जाता है कि तनावपूर्ण स्थिति में जो व्यक्ति होता है वह अपने मित्रों से या हम उम्र के लोगों से ही अपने बातों को, अपने भावों को साझा करता है या शेयर करता है। इस प्रकार जो मित्र मंडली ही है जो तनावपूर्ण स्थिति में गलत कदम उठाने से एक व्यक्ति को रोकता है या आपराधिक गतिविधियों से संलग्न होने से रोकता है। तो मित्र मंडली का हमारे समाजीकरण पर बहुत ही अत्यंत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब तीसरा है पड़ोसी। पड़ोसी हमारे समाजीकरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। पड़ोसी को भी समाजशास्त्रियों ने प्राथमिक समूह ही माना है और जो पड़ोस जो होता है वो गांव में ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि सामान्य रूप से हम देखते हैं शहरों में लोग अपने पड़ोसियों से उतने कनेक्ट नहीं रहते जितना कि गांव में रहते हैं। बच्चे को प्यार करना, स्नेह करना, उनको नई बातें सिखाना अच्छे कार्य करने पर, साथ ही साथ गलत कार्य करने पर या बुरे कार्य करने पर पड़ोसियों द्वारा उनके पेरेंट्स को बता देना, तो उससे बच्चे पर एक दबाव पड़ता है। अच्छे कार्य करने पर उसकी प्रशंसा की जाती है, गलत कार्य करने पर निंदा की जाती है। इस प्रकार उसको समाज सम्मत व्यवहार करने के लिए उसको प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार समाजीकरण करने के लिए पड़ोस या अच्छे पड़ोसी का होना भी अत्यंत ही आवश्यक है। और अगला अभिकरण है विवाह। विवाह किस प्रकार समाजीकरण को प्रभावित करता है।
इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लड़का लड़की पति पत्नी की भूमिका में जाते हैं, उसके साथ उनको और बहुत सारे रिश्तों को निभाना पड़ता है। तो जो नई जो परिस्थिति है, नई जो भूमिका है, उसको निर्वाह करते हुए वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। और एक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन और साथी का व्यवहार भी उसके समाजीकरण पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अगर वैवाहिक जीवन सहज नहीं है या साथी का व्यवहार सही नहीं है, इस परिस्थिति में एक व्यक्ति जो है वो नकारात्मक गतिविधियों में भी संलग्न हो सकता है, आपराधिक प्रवृत्तियां उसके अंदर आ सकती हैं। अतः विवाह भी या वैवाहिक जीवन भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और अगला अभिकरण है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत हम लोग देखते हैं स्कूल, कॉलेजेस या विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाओं के अंदर आते हैं, जो समाजीकरण में अपनी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि शैक्षणिक जीवन में जो बच्चा होता है वह अच्छे शिक्षक व विद्यार्थी से प्रभावित होता है, उनको रोल मॉडल मानता है, अपनी टीचर के अनुसार व्यवहार करने की कोशिश करता है, एक अच्छे स्टूडेंट को फॉलो करता है कि वह किस प्रकार पढ़ रहा है, वो किस प्रकार आचरण कर रहा है, बड़ों से किस प्रकार वह व्यवहार कर रहा है, छोटों से किस प्रकार व्यवहार करता है। इन सब चीजों को जो बच्चा जो है वो सीखता है शैक्षणिक जीवन में, अपने शिक्षक के आचरण को, रहन सहन को अपनाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है, कुछ बच्चे जो हैं वो, अगर मैं हॉस्टल की गतिविधि के यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, कुछ बच्चे गलत संगति का उन पर प्रभाव पड़ता है तो वह आपराधिक गतिविधियों में या बुरे कार्यों में भी संलग्न हो जाते हैं। इस प्रकार शैक्षणिक जीवन जो है समाजीकरण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अपने शिक्षक और अच्छे स्टूडेंट्स को अपना आदर्श बनाकर सीखने की कोशिश करता है। तो अगला है राजनीतिक संस्थाएं जो समाजीकरण करती हैं। राजनीतिक दल व्यक्ति को शासन, कानून, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में अवगत कराते हैं, जिससे जो व्यक्ति है वो सरकार को, शासन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है और देखता है। साथ ही इन संस्थाओं में कभी कभी कुछ व्यक्ति जो है वो भ्रष्टाचार जो करने वाले लोग हैं उनके भी संपर्क में आते हैं। इस प्रकार वह भ्रष्टाचार जैसे गतिविधियों में भी संलग्न हो जाते हैं, जो उनको आपराधिक प्रवृत्ति की ओर लेकर चले जाता है। तो राजनीतिक संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है एक व्यक्ति के समाजीकरण में। अगला अभिकरण है धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्थाएं नियम के अनुरूप आचरण करने के लिए सिखाती हैं, अनौपचारिक संबंधों को बढ़ावा देकर मानवीय गुणों में वृद्धि करती हैं तथा पवित्रता, दान, दया, ईमानदारी और न्याय जैसे जो गुण है वो धार्मिक संस्थाओं के होते हैं। और इन्हीं के माध्यम से सरल या सहज रूप में व्यक्ति का समाजीकरण किया जाता है। चाहे मंदिर की बात करें, मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करते हुए उनका समाजीकरण करती हैं तथा सहज सामाजिक मूल्यों और व्यवहारों को सिखाती हैं। इस प्रकार व्यक्ति को धार्मिक संस्थाओं से जुड़ाव होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि समाजीकरण के जो जितने भी अभिकरण हैं, परिवार बोले, चाहे क्रीड़ा, चाहे पड़ोसी, विवाह, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक, धार्मिक और अन्य संस्थाएं भी होती, जैसे कि आर्थिक संस्थाएं। इन संस्थाओं के माध्यम से भी व्यक्ति का समाजीकरण होता है। इस प्रकार ये जो संस्थाएं हैं यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं एक व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करने के लिए, उसके व्यवहार को निर्धारित करने के लिए तथा अगर व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों की ओर उन्मुख होता है तो उसको रोकने का सर्वप्रथम जो कार्य करती हैं वह यह संस्थाएं ही करती हैं। तो इनकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है व्यक्ति को आपराधिक गतिविधियों से रोकने के लिए। धन्यवाद।